पिछले लेसन में मैंने मेंशन किया था कि हम इस पूरे चैप्टर में और बल्कि इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी जो लाइव साइट बनाएंगे वो किसी थीम के ज़रिए नहीं बनेगी, बल्कि वो पेज बिल्डर और थीम बिल्डर के ज़रिए बनेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पेज बिल्डर और थीम बिल्डर्स होते क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या है, और वो वर्डप्रेस के जो नॉर्मल एडिटिंग एक्सपीरियंस है उससे किस तरह से मुख्तलिफ हैं। उसके लिए पहले हम वर्डप्रेस का पुराना एडिटर एक्सपीरियंस देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको पेज बिल्डर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पेज बिल्डर्स से थीम बिल्डर्स की जानिब जो तब्दीली है वो कैसे हुई। तो पहले हम क्लासिक बिल्डर को एक दफ़ा देख लेते हैं, क्लासिक एडिटर को। उसके लिए हम प्लगइन्स में आके एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, जो वर्डप्रेस का पुराना क्लासिक एडिटर, जो वर्डप्रेस पे बहुत अरसा कोई भी कंटेंट एडिट करने का डिफ़ॉल्ट जो तरीका रहा है, वो उसका इंटरफेस कैसा है ये आप पहले देख भी चुके हैं। जब हम कस्टम पोस्ट टाइप्स वगैरह सेटअप कर रहे थे तब मैंने आपको क्लासिक एडिटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अभी हम इसे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। तो आप अगर प्लगइन्स में आके क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करें, इनफैक्ट सबसे पहला प्लगइन यही क्लासिक लिखने पे ही आ रहा था, और इसे साथ ही एक्टिवेट भी कर लें। और अब पेजेस में आके कोई पेज या इवन पोस्ट एडिट करें, जैसे ये अबाउट पेज है, इसे हम एडिट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एडिटिंग का ये पेन है, इसमें ये एक सिंपल सा एडिटर है जिसमें आप पैराग्राफ और हेडिंग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट, कोट, सेंटर, लेफ़्ट, राइट अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा आइकन्स हैं, ये दिखा सकते हैं, इन्हें छुपा सकते हैं। इनमें स्ट्राइक थ्रू है जो टेक्स्ट के थ्रू एक लाइन गुजारता है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन है, टेक्स्ट का कलर है, और ये कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स की और टेक्स्ट को दाएं बाएं करने की इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं। और कुछ प्लगइन्स और थीम्स भी यहाँ पे अपनी कुछ ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लगइन्स और कौन से थीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था वर्डप्रेस का पुराना कंटेंट एडिटिंग का एक्सपीरियंस, और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं है। अगर आपने साइट का एक ऐसा टॉप वाला हीरो सेक्शन बनाना है जिसमें एक तरफ बड़ी सी हेडिंग हो, उसके नीचे एक पैराग्राफ टेक्स्ट हो, दूसरी जानिब एक इमेज हो, यानी कॉलम्स वाला लेआउट हो, एक कॉलम में एक टाइप का कंटेंट है, उसके साथ दूसरे कॉलम में कुछ मज़ीद कंटेंट है, और बटन्स हों, और उसके अलावा मुख्तलिफ सेक्शंस हों, यानी टॉप पे एक सेक्शन है हीरो सेक्शन, उसके नीचे एक सेक्शन हो सकता है जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में आइकन्स दिखा के एक 3-4 सर्विसेज की हॉरिजॉन्टल लिस्ट दिखा रहे हों। उससे नीचे हो सकता है आपने अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ बताना हो, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स, यानी वो आपके बिज़नेस के बारे में क्या कहते हैं वो आपने दिखाना हो स्लाइडर में। तो ये इस सिंपल से टेक्स्ट एडिटर में वो तमाम चीज़ें करना मुमकिन नहीं था। और आम तौर पे वर्डप्रेस में जो पहले काम होता था वो इस तरह होता था कि जो यूज़र है वो कंटेंट इस तरह से पेजेस और पोस्ट्स या कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप्स जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, जो भी आपके प्लगइन्स यहाँ पे सेटअप करते हैं, उन्हें इसी तरह के एडिटर में आके एडिट करते थे। उनका यहाँ टाइटल और कंटेंट इसी एडिटर में सेटअप किया, नीचे अगर कोई कस्टम फील्ड्स हैं तो वो सेटअप कर ली, और थीम डिसाइड करता था कि फ्रंट एंड पे उस पेज को कैसे दिखाया जाए। उसमें ये सारा जो कंटेंट है वो एक ही एरिया में दिखाया जाता था, बाकी उससे ऊपर अगर कोई इमेज है या अगर कोई और सेक्शन है जिसमें मिसाल के तौर पे कुछ आइकन्स दिखाए जा रहे हैं, या कोई किसी भी किस्म का एक कंटेंट एरिया है जो इस कंटेंट के अलावा है, साइड बार है जिसमें विजेट्स हैं, फुटर है उसके डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो उनका कंटेंट सेटअप करने के लिए आप इस कंटेंट एरिया में नहीं, आप वर्डप्रेस के और सेक्शंस में जाते थे। जिस तरह साइड बार और विजेट्स के लिए आप अपीयरेंसेस में यहाँ पे अक्सर थीम्स में मेन्यूज़ के साथ विजेट्स की ऑप्शन होती है, उस सेक्शन में जाके विजेट सेटअप करते थे। और उसके अलावा वो थीम जो है वो डिसाइड करता था, यानी थीम जिस टीम ने या जिस डेवलपर ने वो बनाया है उसमें वो डिसाइड करता था कि इस कंटेंट के इर्द गिर्द वाले सारे सेक्शंस को डिज़ाइन कैसे किया जाए, उनमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। यहाँ लेट्स से अगर उसने आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड्स दी हैं किसी पेज के लिए, तो हो सकता है उन फील्ड्स में आप जो इमेज सेलेक्ट करें उन्हें वो एक गैलरी के तौर पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करे। यानी आप एडिटिंग सारी बैक एंड में करते थे, और वो करते हुए आपको बार बार
पेज को रिफ़्रेश करके देखना पड़ता था कि इससे हमारी साइट पे क्या फ़र्क पड़ा है। उसके बाद वर्डप्रेस ने एक नई ऑप्शन डाली अपीयरेंसेस में, जो कस्टमाइज़ की। इस कस्टमाइज़र में आके हम लाइव साइट एडिटिंग कर सकते हैं कुछ हद तक। जिस तरह मेन्यूज़ को हम अगर चेंज करते हैं या साइड बार एरियाज़ में विजेट्स डालते हैं तो वो फ्रंट एंड पे साइट पे लाइव दिखाए जाते हैं। अभी तो हमने हेलो थीम इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई ख़ास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि हेलो थीम का मकसद ये है कि आप थीम की जगह एलिमेंटर पेज बिल्डर से पूरी साइट बनाएं। और ये हेलो थीम सिर्फ़ और सिर्फ एक कह लें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस की, कि थीम इंस्टॉल हुआ और उसके चंद फीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हों, उस मकसद के लिए बनाया गया है। और बहुत से थीम्स इस कस्टमाइज़र के एक्सपीरियंस के बावजूद अपने कंट्रोल पैनल्स ऐड करते थे यहाँ पे। जिस तरह अपीयरेंसेस में हो सकता है एक थीम का अपना यहाँ पे एक सेक्शन होता है, या कुछ थीम्स तो यहाँ पे टॉप लेवल पे ही अपने एक पूरे सेक्शन को इस एडमिन बार में डाल देते थे, जिससे आप उस थीम की मुख्तलिफ ऑप्शंस को कन्फिगर कर सकते थे। और उन ऑप्शंस को चेंज करने की बेसिस पे फ्रंट एंड पे साइट में कलर्स चेंज हो सकते थे, फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स, और मुख्तलिफ पेजेस पे इस कंटेंट के इर्द गिर्द कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाया जाना है, किस तरह का कंटेंट ऊपर नीचे दाएं बाएं ग्रिड्स में सेटअप करना है। अगर उसकी पोस्ट्स के लेआउट पे आपने कोई चेंजेस ऐसी करनी है कि पोस्ट को कॉलम्स की जगह रोज़ में, यानी एक लिस्ट के फॉर्मेट में दिखाया जाए, तो वो सारी ऑप्शंस आपको वो थीम की सेटिंग्स में मिलती थी। फिर ख़ास तौर पे वर्डप्रेस की जो रिपॉजिटरी पे मौजूद थीम्स हैं, और उसके अलावा कई मॉडर्न थीम्स, उन्होंने वो ऑप्शंस भी कस्टमाइज़र में डालनी शुरू कर दी। अब जैसे अगर हम एक यहाँ पे ऐसा थीम इंस्टॉल करें जो यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस हमें मुहैया करेगा, जैसे कि केडेंस, इनफैक्ट वो इंस्टॉल करके देख लेते हैं। अपीयरेंसेस में हम थीम्स पे आते हैं और यहाँ ऐड न्यू करके हम केडेंस थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ अपलोड थीम और केडेंस की मेरे पास ऑलरेडी फ़ाइल पड़ी हुई है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और इसे इंस्टॉल करने के बाद हम कस्टमाइज़र को दोबारा ओपन करेंगे। अभी मैं उसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर कस्टमाइज़ करते हैं। का एक नया वर्जन आया है, उसे अपडेट भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ाइल पहले की डाउनलोड हुई पड़ी थी, तो अपडेट होने में ज़्यादा टाइम तो खैर लगता नहीं। अब इसे हम कस्टमाइज़ करते हैं और साथ ही फ्रंट एंड को एक नए टैब में देखते हैं, बल्कि हमें फ्रंट एंड को अलहदा टैब में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट एंड बेस्ड कस्टमाइज़र ही है। हाँ, उस पेज को हम एडिट करने के लिए दोबारा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। अच्छा, इसके हेडर के बारे में तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली पहले या दूसरे चैप्टर में बता चुका हूँ, उसे हम दोबारा नहीं देखेंगे। वो आप चाहें तो इसकी सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। मैं सिर्फ आपको ये एक दफ़ा फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह यहाँ एक मुख्तलिफ थीम इंस्टॉल करने पे बहुत ज़्यादा मज़ीद ऑप्शंस आ गई हैं, जिनसे हम पेजेस के लेआउट और ब्लॉग पोस्ट के लेआउट, और अगर आपने कोई कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ पे सेटअप की होती तो उसके लेआउट्स वगैरह को कन्फिगर करने की आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। विजेट्स में आके हम देख लेते हैं कि इस थीम के कितने विजेट एरियाज़ हैं, उनमें से कौन से इनेबल्ड हैं कौन से नहीं। अच्छा, योर थीम हैज़ 8 विजिट एरियाज़ बट दिस पर्टिकुलर पेज डजंट डिस्प्ले दैम। उसके लिए हम वापस इसके लेआउट में फुटर के सेक्शन में आके सबसे पहले ये इस फुटर बिल्डर, इस थीम के फुटर बिल्डर में कुछ विजिट एरियाज़ डाल लेते हैं। विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, और इसी तरह हम एक साइड बार भी सेटअप करके पेज लेआउट में आके एक साइड बार सेटअप कर लेते हैं। पेज में टाइटल दिखाया जाए, ठीक है, हम टाइटल दिखा लेते हैं। और ये बाकी ऑप्शंस आप चाहें तो एक्सप्लोर करें। अभी मेनली जो मैंने आपको दिखानी है वो साइड बार वाली ऑप्शन है, तो मैं ये राइट या लेफ़्ट साइड बार वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ और हम अभी मेन्यूज़ में आके वो पेज मेन्यू में भी डाल लेते हैं, ताकि हम एक्चुअली उस पेज को यहाँ से एक्सेस भी कर सकें। तो मैं आर्जी तौर पे उस अबाउट पेज को इसी मेन्यू में डाल लेता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे मेन्यू ही दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। उसके लिए हम यहाँ मेन्यूज़ में आके ये जो प्राइमरी मेन्यू है, ये इस वक्त इसमें सिर्फ मैगज़ीन और शॉप है, तो इस लोकेशन पे हम प्राइमरी मेन्यू की जगह हम सेकेंडरी या आई थिंक फुटर वाले मेन्यू में हमारे पास वो अबाउट वाले पेज की ऑप्शन थी, वो रख के चेक करते हैं। नहीं, फुटर में भी ये नहीं है।
एक्चुअली नहीं, ये तो इस प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन सेट कर रहा है। इसे हम यहाँ फुटर से हटाते हैं और इसे प्राइमरी से भी हटा लेते हैं। अब हम जो फुटर मेन्यू है उसे प्राइमरी के तौर पे सेट करते हैं टेम्परेरीली। यस, इसे हम प्राइमरी सेटअप करके ये मेन्यू देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नया मेन्यू आया या नहीं। यस, अभी यहाँ अबाउट पेज आ गया है और अब हम इस अबाउट पेज को विज़िट करते हैं इसी कस्टमाइज़र के एरिया में रहते हुए। इन चेंजेस को हम पब्लिश भी कर देते हैं। इस दौरान में हम विजिट एरियाज़ में आके कुछ विजिट्स भी डाल लेते हैं। अभी और थीम हैज़ 7 अदर विजिट एरियाज़ बट दिस पर्टिकुलर पेज डजंट डिस्प्ले देम। तो ये एक विजिट एरिया साइड बार वाला तो ये डिस्प्ले होगा यहाँ पे। इसमें हम विजिट ऐड करते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैं 1 या 2 विजिट्स ऐड करूँगा। एक हम सर्च बॉक्स ऐड कर लेते हैं। और इसका टाइटल हम चाहें तो रखें, चाहें तो ना रखें। अभी यहाँ पे विजिट साइड बार में नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये जो प्रीव्यू है ये इस एडिटर के पेन की वजह से, कस्टमाइज़र के पेन की वजह से टैबलेट व्यू में आया हुआ है। और ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है कि साइट टैबलेट्स पे और तरह से दिखे, फुल विड्थ स्क्रीन जो डेस्कटॉप या लैपटॉप की उन पे और तरह से दिखे और मोबाइल पे और तरह से। तो इसे अगर मैं कंट्रोल्स को हाइड करके देखूँ तो ये देखें साइड बार के फॉर्म में आ रहा है। और वापस कंट्रोल्स को शो करूं तो ये इस कंटेंट से नीचे आ रहा है। सो हमने जो ये इस एडिट पेज वाले सेक्शन में ये एरिया देखा, यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे वेलकम के नाम से मैं ये एक हेडिंग डाल लेता हूँ, हेडिंग 1। और इसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट, दिस इज़ अ ग्रेट वेबसाइट और एटलीस्ट इट एस्पायर्स टू बी ग्रेट समडे। ठीक है, फिलहाल इतना कंटेंट ही काफ़ी है। खैर चाहें तो एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे। और ये इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। इस पेज का हम एक फीचर्ड इमेज भी सेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास सारा डेटा हो जिससे मैं आपको वो कुछ एग्जांपल्स दिखा सकूं। फीचर्ड इमेज में हम ये ठीक है, ये वाला इमेज रख लेते हैं और अब इसे अपडेट करते हैं। कस्टमाइज़र को एक दफ़ा यहीं पे हम अपनी चेंजेस पब्लिश करने के बाद रीलोड कर लेते हैं। और अभी दोबारा हम उसी अबाउट पेज को यहाँ पे लोड करते हैं। अब देखें इस पेज पे जो हमने कंटेंट डाला था वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा इसके लेआउट को एडिट करने के लिए हमें पेज लेआउट के सेक्शन में आना होगा। यहाँ अगर हम इस लेआउट को इन कंटेंट और अबव कंटेंट टाइटल्स को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शंस पे क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आता है। ये फुल विड्थ लेआउट देखें, नैरो लेआउट ट्राई करें, नॉर्मल लेआउट चेक करें। इनसे आप इन ऑप्शन से खेलें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये वो तरीका नहीं जिससे हम साइट्स बिल्ड करेंगे। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसी साइट्स पे क्लाइंट्स के लिए काम करना पड़ सकता है जो इस तरह के थीम से बनी है जिन्हें कस्टमाइज़र से कंट्रोल किया जा रहा है, जो एलिमेंटों से शायद नहीं बनाई गई। और एट टाइम्स आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि आप खुद से डिसाइड करें कि क्लाइंट की साइट किन टूल से बनाई जाए। मेरी तो कोशिश होती है कि ज़्यादातर मैं जिस क्लाइंट की साइट पे भी काम करूं वो या तो पहले से मेरी मर्ज़ी के टूल्स में हो या फिर उसे मैं अपने टूल्स में कन्वर्ट कर लूं जब क्लाइंट मेरे पास आए उसके बाद, क्योंकि उससे है कि फ्यूचर में उस क्लाइंट के लिए सारा काम करना मेरे लिए आसान हो जाता है। मैं उससे ज़्यादा बेहतर सर्विसेज मुहैया कर सकता हूँ और मुझे नए टूल्स सीखने नहीं पड़ते, या पुराने टूल्स ऐसे जिनमें मेरी मर्ज़ी की ऑप्शंस नहीं है उनमें मुझे ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ती। तो ये देखें पेज का लेआउट बिल्कुल हमारे इन ऑप्शंस को चेंज करने से मुकम्मल तौर पे बदल गया है, लेकिन ये कंटेंट एरिया वहीं का वहीं है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये यहाँ पे देखें, ये एक वाइट बॉक्स में है और जब हमने इसे एक और लेआउट फुल विड्थ की जगह नैरो लेआउट किया था तो तब ये जिस वाइट बॉक्स में है उसके इर्द गिर्द एक ग्रे बैकग्राउंड भी है, लेकिन इस कंटेंट एरिया के अंदर जो कुछ है वो हमने यहाँ पे इस पेज को एडिट करते हुए जो बनाया था वो वैसा ही है। और उसके इर्द गिर्द का ये सारा एरिया जो है, ये टॉप हेडर, ये बैकग्राउंड, ये पेज का टाइटल भी जो दिखाया जा रहा है, ये सब आपका थीम कंट्रोल करे कि कहाँ पे दिखाया जाए कहाँ पे नहीं। ये साइड बार के विजिट्स भी थीम कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ पे दिखाए जाएं। आई थिंक मैंने विजिट शायद सेव नहीं किया था।
हम वापस विजेट्स में आ जाते हैं। अच्छा, विजेट्स हाँ हमने सेव नहीं किए थे, तो उसके लिए पेज लेआउट में हम इनफैक्ट हमने साइड बार डिसेबल कर दी थी, इसलिए विजेट्स नहीं दिखाए जा रहे थे। साइड बार इनेबल करते हैं और फुटर के विजेट्स को भी एक दफ़ा हमने यहाँ डाल तो लिए थे, शायद सेव नहीं किए थे, तो एक दफ़ा पब्लिश कर लेते हैं। अब हम वापस विजेट्स में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले साइड बार में एक दो और विजेट्स डाल लेते हैं, जैसा कि पेजेस की एक लिस्ट, और कुछ विजिट्स की ऑप्शंस हो सकता है ज़्यादा हों, जिस तरह सर्च विजिट, इसमें तो टाइटल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इसमें ये टाइटल और सॉर्ट बाय पेज टाइटल, पेज ऑर्डर, पेज आईडी की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कुछ पेजेस को यहाँ से एक्सक्लूड किया जाए, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी हो गया और टर्म्स ऑफ सर्विस हो गया, वो आप इस लिस्ट में अगर नहीं दिखाना चाहते तो उन पेजेस के आईडीज़ आप यहाँ मुहैया करके उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई मज़े का एक्सपीरियंस नहीं है, स्टाइलिंग की भी ख़ास ऑप्शंस नहीं है। ये किसी ज़माने में चलता था, आजकल ये साइट बनाने का तरीका मेरे हिसाब से तो मॉडर्न टाइम्स के लिए सही नहीं है। इसे हम डन करते हैं और पब्लिश करते हैं। ये फुटर की साइड बार यहाँ पता नहीं क्यों नहीं दिखाई जा रही इस पेज पे, शायद पेज लेआउट ही में हमने फुटर की ऑप्शन नहीं सेट की। फुटर में आके हमने कोई ऑप्शंस, लेआउट में शायद कोई ऑप्शंस होंगी। खैर, हम अभी इस चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, और ये सिर्फ आपको ये बताना था कि इस तरीके से भी साइट बनाई जा सकती है और उसमें आप इस कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं वर्डप्रेस के एडिटर में, और उसके इर्द गिर्द बाकी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपने थीम की ऑप्शंस में। अब थीम अगर आपको वो ऑप्शंस कस्टमाइज़र में देता है तो वो भी ठीक है, अगर अपने किसी थीम कंट्रोल पैनल में देता है तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस की जगह हमारे पास बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं और हम उन्हें देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पूरा जो कंटेंट एरिया है, ना सिर्फ ये बल्कि हेडर, फुटर और सिंगल पोस्ट्स को दिखाने का लेआउट, क्योंकि वो आप एक एक पोस्ट के लिए जाके तो हम उसके लेआउट को चेंज करने से रहे। अगर साइट पे हज़ारों पोस्ट्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एक एक प्रोडक्ट को एडिट करते वक्त उसका पूरा लेआउट तो बनाने से रहे एक पेज बिल्डर को इस्तेमाल करके या इस तरह के किसी एडिटर को इस्तेमाल करके। वहाँ तो आपने प्रोडक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके इमेजेस वगैरह देने, और आप चाहते हैं कि आपका थीम या आपने जिस तरह से साइट का लेआउट बनाया है वो उसे फ्रंट एंड पे आसानी से एक ही कंसिस्टेंट फॉर्मेट में दिखाए। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट या एक पोस्ट या एक इवेंट एक तरीके से दिखाया जा रहा हो और एक दूसरा जो है उसमें एडिट करते वक्त अगर आप एक सेक्शन डालना भूल गए या बाय बटन डालना भूल गए या उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ चीज़ें, उसके कुछ प्रीव्यू इमेजेस या उसका कुछ और एक्स्ट्रा डेटा वो डालना भूल गए, तो वो फ्रंट एंड पे भी मसला करे, यूज़र को बाय बटन ही ना मिले क्योंकि एडिटर ने वो प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त या डेटा एंट्री के आपके रिसोर्स ने वो उसका बटन नहीं डाला। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का कंट्रोल हमारे पास ही रहे, और वो 100% कंट्रोल के लिए हमें पेजेस के लिए पेज बिल्डर इस्तेमाल करना पड़ता है, और थीम के जो फीचर्स हैं जैसे कि जो मैं अभी जिनकी बात कर रहा था, प्रोडक्ट्स का लेआउट, सिंगल पोस्ट का लेआउट, पोस्ट्स की लिस्ट का लेआउट, प्रोडक्ट्स के जो शॉप पेज है जहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई जाती है उसका लेआउट, उसमें प्रोडक्ट्स ग्रिड की सूरत में दिखाए जाएँ या लिस्ट की सूरत में। और ये हो सकता है कि आप ऊपर एक फीचर्ड प्रोडक्ट्स की ग्रिड दिखाना चाहें, उससे नीचे एक सेपरेटर हो, उससे नीचे आपके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की ग्रिड हो, या किसी एक ख़ास कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की एक ग्रिड हो, उससे नीचे किसी दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की ग्रिड हो। तो उन तमाम चीज़ों के कंट्रोल के लिए हमें थीम बिल्डर का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ें तो आप पेज बिल्डर से भी बना सकते हैं, और बाकी के लिए आपको थीम बिल्डर इस्तेमाल करना पड़ता है। पेज बिल्डर बेसिकली आपको यही जो एडिटर है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस कंटेंट एरिया को एडिट करने की आपको सहूलत देता है, उसी में इस प्लेन टेक्स्ट एडिटर की जगह और काफ़ी ऑप्शंस डाल देता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट मॉडर्न पेज बिल्डर है गुटनबर्ग, वो है। अगर हम अभी प्लगइन्स में आके इस क्लासिक एडिटर प्लगइन को डिसेबल कर दें और इस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करें, तो हमारे पास गुटनबर्ग का एडिटिंग एक्सपीरियंस आ चुका होगा। इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ, मुझे अब क्लासिक एडिटर की ज़रूरत नहीं रही।
इसे मैं अपडेट करने के बाद एक दफ़ा रीलोड होने देता हूँ और अभी हमारे पास यहाँ एडिटिंग एक्सपीरियंस मुकम्मल तौर पे बदल के गुटनबर्ग वाला एडिटिंग एक्सपीरियंस आ चुका है। और यहाँ आप ये कंटेंट एरिया में किसी भी आइटम को ब्लॉक के तौर पे एडिट कर सकते हैं। ये अभी सारा कंटेंट चूँकि हमने क्लासिक एडिटर में बनाया था इसलिए एक क्लासिक ब्लॉक में यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। जब हमने क्लासिक एडिटर डिसेबल किया तो एक गुटनबर्ग ने उस कंटेंट को एक क्लासिक ब्लॉक में यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। क्लासिक ब्लॉक बेसिकली वही क्लासिक एडिटर गुटनबर्ग में एक ब्लॉक के तौर पे आपको मुहैया करता है। तो इसे हम कन्वर्ट टू ब्लॉक्स भी कर सकते हैं इसके मेन्यू से। उससे इस क्लासिक एडिटर के अंदर जितने भी जो आइटम्स थे, जिस तरह हेडिंग थी, ये एक पैराग्राफ था और ये इमेज था, ये उस सिंगल एडिटर एक्सपीरियंस से ब्लॉक एडिटर एक्सपीरियंस में ये तब्दील हो चुके हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे नए ब्लॉक्स ऐड करें, जिस तरह अगर आप यहाँ एक लिस्ट का ब्लॉक डालना चाहते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और इसके अलावा आप विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए क्लासिक एडिटर में कंटेंट के दरमियान में विजेट्स नहीं डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप क्लासिक एडिटर ही में कहीं पे भी किसी भी किस्म का कंटेंट डाल सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ इस कंटेंट एरिया के बीच में, तो वो क्लासिक एडिटर में डायरेक्टली मुमकिन नहीं था। कुछ प्लगइन्स जो उसमें मज़ीद फ़ीचर्स ऐड करते थे उनसे वो किया जा सकता था, लेकिन उसका भी ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि उससे काफ़ी एक बेहतर एक्सपीरियंस है। इसमें हम लेआउट्स को भी तब्दील कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉलम्स डाल सकते हैं। इस प्लस सेक्शन से भी यही होता है, आप यहाँ तमाम अवेलेबल जो विजेट्स या लेआउट के आइटम्स मौजूद हैं उन्हें देख सकते हैं। और पैटर्न्स में आके आपको ब्लॉक्स के पहले से बने हुए पैटर्न्स भी मिलेंगे, जिस तरह ये 2 कॉलम लेआउट है। उसके अलावा इमेज के ऊपर टेक्स्ट टाइप का एक लेआउट है, ये टेक्स्ट के नीचे बटन का ये लेआउट है, और ये इस तरह का कोट का और टेस्टिमोनियल का, इस तरह के लेआउट्स मिलेंगे आपको। और गुटनबर्ग के भी एड ऑन्स मौजूद हैं जिनसे आप यहाँ पे मौजूद प्लगइन्स में इजाफ़ा कर सकते हैं, सॉरी विजेट्स में इजाफ़ा कर सकते हैं। कुछ ऐसे विजेट्स जो यहाँ पे आपको मुहैया ना किए गए हों वो आप इसके एड ऑन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉलम्स का तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ये मौजूद है ब्लॉक, इसमें आप कॉलम्स की ओवरऑल जो लेआउट की सेटिंग्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पोस्ट का ब्लॉक अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं उठा के एक कॉलम में डाल दूँ, तो यहाँ से आई थिंक इसको ड्रैग करने का हैंडल, हाँ, इसे आपने ड्रैग किया और ला के यहाँ कॉलम में डाल दिया, और अब ये पोस्ट यहाँ इस कॉलम में दिखाई जा रही हैं। इस लिस्ट को हम यहाँ से ड्रैग करके एक और कॉलम में ले आते हैं, और इस इमेज को ड्रैग करके एक तीसरे कॉलम में ले आते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास कितना अच्छा कंट्रोल आ रहा है इस पूरे पेज के लिए। यहाँ पे हम इस कॉग को क्लिक करके डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स या जो अभी सिलेक्ट हुआ हुआ ब्लॉक है उसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। जिस तरह अगर इस पोस्ट वाले ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि पोस्ट का कंटेंट दिखाया जाए या नहीं, उसका फुल कंटेंट दिखाया जाए, छोटा सा एक्सेप्ट दिखाया जाए, ऑथर का नेम, फीचर्ड इमेज और पोस्ट की डेट, ये सब कुछ दिखाया जाए या नहीं। तो ये फीचर्स हमें काफ़ी कंट्रोल मुहैया करते हैं कि हम तमाम कंटेंट को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकें। और पेजेस बिल्ड करने के लिए ये जो ब्लॉक बेस्ड सिस्टम है ये बहुत एक अच्छा एडिटिंग एक्सपीरियंस आपको देता है, लेकिन हम ये भी ख़ास इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो हमारे क्लाइंट्स साइट एडिट करेंगे, पोस्ट लिखेंगे, उसमें तो उन्हें इस ब्लॉक एडिटर बेस्ड इंटरफेस में ही रखेंगे ताकि वो यहाँ टाइटल्स और अपने कंटेंट के एरियाज जिस तरह टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, उन्हें इजीली डाल सकें। लेकिन हमने जो पेजेस ज़्यादा डिटेल में डिज़ाइन करने हैं वो हम एलिमेंटर से बनाएंगे। एलिमेंटर पेज बिल्डर के तौर पे बेसिकली इसी गुटनबर्ग पेज बिल्डर की तरह का एक टूल है, वो बस इससे ज़्यादा एडवांस्ड है। और थीम बिल्डर के तौर पे एलिमेंटर आपको ना सिर्फ ये पेज बिल्डर वाला पेज का कंटेंट एडिट करने के लिए एक ज़्यादा अच्छा इंटरफेस मुहैया करता है, बल्कि उसके अलावा वो आपको हेडर, फुटर, साइड बार्स और सिंगल पोस्ट के लेआउट, पोस्ट लिस्टिंग्स के लेआउट्स वगैरह वो तमाम के तमाम बिल्ड करने के लिए भी आपको फीचर्स देता है, और हम इस लेसन में वही करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वर्डप्रेस के पोस्ट एडिटर और पेज बिल्डर्स और थीम बिल्डर्स का इंट्रोडक्शन।
बाकी तमाम इसकी डिटेल्स आप साथ साथ देखेंगे जैसे जैसे मैं इस साइट को बनाता हूँ और कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो अभी के लिए मैं इस तमाम कंटेंट को यहाँ से कंट्रोल ए को 2 दफ़ा क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। एक दफ़ा कंट्रोल ए करने से जो आपका अभी सिलेक्टेड ब्लॉक है वो पूरा सिलेक्ट होता है, और 2 दफ़ा करने से यानी कंट्रोल प्रेस किए रखने पर 2 दफ़ा ए क्लिक करने से प्रेस करने से ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे कंटेंट एरिया में जो कुछ लिखा है वो सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो आपको इस मेन्यू में दिखाई जाएंगी। पेज सेटिंग्स की ऑप्शन है, ये प्लगइन ने यहाँ ऐड की है। यहाँ प्लगइन की तरफ से ऐड की हुई जितनी भी ऑप्शन हैं वो आपको प्लगइन्स के सेक्शन में मिलेंगी। तो इसे अगर हम इनेबल करें तो इस बटन से हम इस पेज की किसी प्लगइन या थीम के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में डाली गई सेटिंग्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पेज का कंटेंट स्टाइल क्या हो, वर्टिकल पैडिंग, फीचर्ड इमेज और पेज का लेआउट क्या हो। ये कुछ तो वही ऑप्शंस हैं जो हमने कस्टमाइज़र में भी देखी। ऐसा भी हो सकता है आपने कस्टमाइज़र में नॉर्मल लेआउट रखा हो, लेकिन इस एक पेज के लिए आप फुल विड्थ लेआउट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके थीम का मुहैया करदा पेज सेटिंग्स का सेक्शन है जो गुटनबर्ग में इनेबल हो जाता है। कोई और थीम हो सकता है आपको यहाँ पे कोई ऑप्शंस दे या मुख्तलिफ ऑप्शंस दे या शायद ऑप्शंस ना दे। और ये हालांकि लिस्ट में तो प्लगइन्स के नीचे आ रहा है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पेज सेटिंग्स केडेंस थीम ने डाली हैं। तो थीम और प्लगइन्स की डाली हुई तमाम सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, इनमें आप टॉप टूल बार दिखाना चाहते हैं कंटेंट एडिट करते वक्त या नहीं, या स्पॉटलाइट मोड जिसमें जो ब्लॉक आप एडिट कर रहे हो सिर्फ वही ज़्यादा विजिबल हो, बाकी सारे फेड हुए हों, और फुल स्क्रीन मोड जिसमें ये वर्डप्रेस की बाकी जो ऑप्शंस हैं वो छुप जाएँ। तो खैर ये कुछ गुटनबर्ग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करें। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि आपके थीम्स और प्लगइन्स ने यहाँ कितनी ज़्यादा ऑप्शंस डाली हैं, लेकिन इसकी बेसिक ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ एक्सप्लोर करके बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एरिया के बीच में जितना कंटेंट है उसे अपनी मर्ज़ी से बनाना है। अब हम चलते हैं एलिमेंटर पे। उसके लिए हम इस पेज को एम्प्टी करने के बाद सेव कर लेते हैं, और कस्टमाइज़र में ही हम ये थीम चेंज करके इंस्टॉल थीम में से हेलो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका लाइव प्रीव्यू लेते हैं। यहाँ से भी कस्टमाइज़र से भी आप थीम चेंज कर सकते हैं, और लाइव प्रीव्यू आने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे, इसे एक्टिवेट कर लेंगे, एक्टिवेट एंड पब्लिश पे क्लिक करके। अब हम यहाँ से इसे क्लोज़ आउट करने के बाद ये क्लासिक एडिटर को तो डिलीट कर चुके हैं, अपीयरेंसेस में थीम्स में आके केडेंस को भी डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम यहाँ से डिलीट करने के बाद अब एलिमेंटर पे आते हैं। तो ये एलिमेंटर की सेटिंग्स वगैरह हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी पेजेस में ही हम वापस आके इसी पेज को एलिमेंटर से बिल्ड करना सीखते हैं। तो ये पेज चूँकि ऑलरेडी यहाँ ओपन है, इसलिए यहीं से मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। उससे गुटनबर्ग एक्सपीरियंस को छोड़ के हम एलिमेंटर के एडिटर एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। आपने देखा कि क्लासिक एडिटर में हमारे पास कंटेंट को क्रिएट करने या एडिट करने की तो ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उसमें पेज बिल्ड करने की ऑप्शन सिरे से मौजूद ही नहीं थी। और गुटनबर्ग काफ़ी बाद में आया था, तो बीच में एक ऐसा अरसा था जिसमें थीम्स ने मुख्तलिफ़ तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस पे साइट्स बनाने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश की, अपने थीम कंट्रोल पैनल्स के साथ उनमें ऑप्शंस दे के या कस्टमाइज़र को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ हो रही थी जिससे वर्डप्रेस को ख़तरा महसूस हो रहा था। वो ये कि मीडियम और स्क्वायर स्पेस और विक्स वगैरह, इनका जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंटेंट एडिटर है वही काफ़ी बेहतर था, वर्डप्रेस के पुराने एडिटर से तो बहुत बेहतर था। और वर्डप्रेस को कंपटीशन में ये लगा कि ऐसा ना हो जो नए यूज़र्स हैं जिन्हें एडवांस थीम्स का नहीं पता, जो सिर्फ और सिर्फ साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसी से काम करना चाहते हैं, या उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने का या तो पता नहीं है या वो कॉम्प्लिकेशंस चाहते नहीं हैं, तो उनके पास कोई अच्छी एडिटिंग ऑप्शंस नहीं है। उनके लिए बनाया गया गुटनबर्ग। लेकिन इस दौरान में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, थीम्स ने काफ़ी हद तक इनोवेशन की कोशिश की, लेकिन उनकी इनोवेशन का भी एक सबसे बड़ा मसला ये था कि उसमें कंट्रोल या तो हमारे पास ज़्यादा था नहीं, या अगर था तो वो हमें सारा बैक एंड में कॉन्फ़िगर करना पड़ता था इस एडमिन इंटरफेस में, उन ऑप्शंस में, और बार बार पेज को रिफ़्रेश करके देखना पड़ता था कि उसकी फ्रंट एंड पे क्या तब्दीली आई है। और
ज़रूरत इस चीज़ की थी कि एक ऐसा कोई टूल हो, ऐसा कोई तरीका हो जिससे फ्रंट एंड पे साइट जिस तरह से दिखेगी उसी तरह उसे एडिट भी किया जा सके। कस्टमाइज़र ने ये मसला कुछ हद तक वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में रहते हुए हल करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान और पेज बिल्डर्स बनाए जा चुके थे, जिनमें सबसे पहले था विजुअल कंपोज़र। वो बैक एंड बिल्डर था। उसमें बैक एंड ही में वो आपको ऐसा सिस्टम देता है जिसमें आप ब्लॉक्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसके बीच में मुख्तलिफ विजेट्स डालें और उन विजेट्स को कन्फिगर करके अपनी मर्ज़ी से कॉन्टेंट दिखाएं। लेकिन फ्रंट एंड एडिटिंग का उसका भी कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं था। उसके बाद डिवी एक काफ़ी मशहूर पेज बिल्डर था, वो भी अभी भी है। उसका भी जो पुराना एक्सपीरियंस था वो बैक एंड बेस्ड ही था। फिर बीवर बिल्डर भी एक अच्छा बिल्डर था। उसमें भी ये काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद थी, लेकिन वो भी वो फ्रंट एंड बिल्डर था, लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा यूज़र्स के लिए फ्रेंडली एक्सपीरियंस मेरे ख़्याल में तो नहीं था। और अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि तभी वो बीवर बिल्डर के साथ रहने की जगह एलिमेंटर पे शिफ्ट हुए। एलिमेंटर ने आके ये सब कुछ काफ़ी हद तक बदल के रख दिया। इसने जो आपको कंटेंट एडिट करने का एक्सपीरियंस दिया वो बिल्कुल 100% फ्रंट एंड पे मबनी था। यानी आप कंटेंट एडिट करते हुए जो चीज़ देख रहे हैं, फ्रंट एंड पे साइट बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है। जैसे अगर मैं इस अबाउट पेज को यहाँ ओपन करूँ hq.today/about पे आके, तो जो आपको यहाँ पे एलिमेंटर के इस इंटरफेस में दिखाया जा रहा है, मैं इस कंट्रोल पैनल को भी छुपा देता हूँ। एग्जैक्टली वही चीज़, ये टॉप वाली वर्डप्रेस की एडमिन बार को अगर हम इग्नोर कर दें, इसे भी हम इनफैक्ट अभी यहाँ से हटा देते हैं। इस लिंक को मैं अगर इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करूँ जिसमें मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो वो बार तो दिखाई जाएगी ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है और इस इनकॉग्निटो विंडो में जो आपको ये इस अबाउट पेज का एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा वो बिल्कुल सेम है। इसमें फ़र्क पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फ्रंट एंड है और कौन सा बैक एंड है। तो ये था एलिमेंटर का सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट, जिस वजह से एलिमेंटर इतना मशहूर हुआ। और उसके अलावा एलिमेंटर में ये जो साइड बार बेस्ड ये विजेट्स की पूरी लिस्ट है, जहाँ से आप ड्रैग करके विजेट्स यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। ये कुछ और बिल्डर्स में भी थे, बैक एंड बिल्डर्स में थे, फ्रंट एंड में थे, लेकिन एलिमेंटर का एक्सपीरियंस उन सबसे यूज़र्स को काफ़ी बेहतर लगा और मुझे भी बेहतर लगा। तभी एलिमेंटर दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्डप्रेस का पेज बिल्डर बन चुका है और हम इस कोर्स में यही इस्तेमाल करेंगे। अभी एलिमेंटर के कुछ पेज बिल्डर फीचर्स देख लेते हैं। एलिमेंटर सेक्शंस, कॉलम्स और विजेट्स की बेसिस पे काम करता है। सबसे टॉप लेवल पे होता है एक सेक्शन। अभी यहाँ पे कोई भी सेक्शन नहीं है इस पेज में, और अगर हम यहाँ इस प्लस पे क्लिक करें तो हम यहाँ अपनी मर्ज़ी का इस सेक्शन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड करूँ तो ये देखें सेक्शन आ गया, और सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम भी आ गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम वाला सेक्शन ऐड करूँ तो उस सेक्शन के नीचे एक नया टॉप लेवल सेक्शन आ गया है, और इसमें ये देखें 1 और 2 कॉलम हैं। इसी तरह एक 3 कॉलम वाला भी ऐड कर लेते हैं। कॉलम्स के मुख्तलिफ यहाँ लेआउट्स मौजूद हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये देखें अब एक 3 कॉलम वाला सेक्शन भी आ चुका है। सेक्शंस के अंदर कॉलम्स और कॉलम्स के अंदर होते हैं विजेट्स। विजेट्स ऐड करने के लिए हमें ये जो ग्रिड का आइकन है यहाँ क्लिक करके इस लिस्ट पे आना पड़ेगा, और यहाँ से हम जोन सा विजेट चाहें वो ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक हेडिंग देना चाहता हूँ तो हेडिंग का विजेट मैं यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। हेडिंग को मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, लेफ़्ट अलाइन, या पूरी जस्टिफाइड की ऑप्शन तब इस्तेमाल होती है जब टेक्स्ट यहाँ एक लाइन से ज़्यादा हो। हमें यहाँ सेंटर अलाइन की ऑप्शन मेरे ख्याल में काफ़ी रहेगी। और इमेजेस पे आते हैं, यहाँ इमेज का विजेट यहाँ ऐड कर लेते हैं, और इसमें मैं कोई इमेज क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये यहाँ एक ब्रिज का अच्छा इमेज था, ये हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, और ये देखें यहाँ इमेज आ गया। अब यहाँ इस साइड पे हम एक मज़ीद हेडिंग डाल लेते हैं, बल्कि इसी हेडिंग को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं, और इस ऊपर वाले सेक्शन को इस क्लोज बटन से डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ एक पैराग्राफ टेक्स्ट इस टेक्स्ट एडिटर से यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और इसमें दिस विल बी द बेस्ट साइट इन द वर्ल्ड, at least that's what I'm hoping for, though realistically speaking there are far better site designers than me out there too.
so I might not be able to reach this goal. अच्छा, हेडिंग में वेलकम लिख देते हैं। चलो, दुनिया की बेस्ट ना सही, लेकिन हमारी एफर्ट के हिसाब से एक डिसेंट साइट बन जाएगी। और यहाँ एक हम बटन भी ऐड कर देते हैं। इस बटन का टाइटल टेक्स्ट हम यहाँ से लर्न मोर सेट कर देते हैं। और ये देखें, एक काफ़ी डिसेंट सा सेक्शन बन गया। इस सेक्शन को हम एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे कि जब भी हम किसी सेक्शन पे यहाँ इस बटन पे क्लिक करते हैं उसकी ऑप्शंस पे आने के लिए, तो हमारे पास लेआउट, स्टाइल और एडवांस के टैब्स होते हैं। इसी तरह कॉलम को भी सिलेक्ट करने के लिए जब आप कॉलम पे हवर करेंगे तो यहाँ पे कॉलम का एक आइकन आएगा। इसे क्लिक करने पे कॉलम के लेआउट, स्टाइल और एडवांस के टैब्स आपके सामने आ जाएंगे। और किसी विजेट पे क्लिक करने पे उस विजेट के कंटेंट, स्टाइल और एडवांस के टैब्स आ जाएंगे, क्योंकि सेक्शंस और कॉलम्स का लेआउट होता है और विजेट का कंटेंट होता है जिसे हम एडिट करते हैं। विजेट के लेआउट की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। विजेट की भी कुछ लेआउट ऑप्शंस होती हैं जो एडवांस में आपको मिलेंगी पोजीशनिंग में खुसूसी तौर पे। और इसका बॉर्डर, बैकग्राउंड वो तो खैर स्टाइलिंग में आ जाता है, वो भी कुछ स्टाइल में आपको मिलेंगी, कुछ एडवांस में भी मिलेंगी। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के जितने भी कॉलम्स हैं उनका कंटेंट जो है वो सेंट्रल ही दिखाई दे, वो इधर टॉप पे अलाइन ना हो, जिस तरह इस कॉलम में सारा कंटेंट टॉप पे आ रहा है, बल्कि कॉलम ही तकरीबन, हाँ कॉलम तो खैर फुली स्ट्रेच हो रहा है इस सेक्शन में, लेकिन इसका कंटेंट टॉप पे आ रहा है। तो इस सेक्शन की सेटिंग्स में आके मैं इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल कर देता हूँ। अब इस सेक्शन में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिडल अलाइंड हैं। और अगर मैं इसे बॉटम कर दूं तो वो यहाँ नीचे आ जाएंगी। और इसे मैं स्पेस बिटवीन करूं तो उन आइटम्स के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड हो जाएगी। स्पेस अराउंड करूं तो उनके बीच में भी स्पेस ऐड होगी, लेकिन अगर यहाँ बीच में 2 यूनिट स्पेस ऐड हुई है तो सबसे पहले आइटम से पहले और सबसे आखिरी आइटम के बाद एक एक यूनिट स्पेस भी ऐड होगी, ताकि ये बैलेंस्ड लगे। फ़िलहाल हमें, अच्छा, और एक ये स्पेस इवनली ऑप्शन भी है, इसमें ऊपर, दरमियान में और नीचे हर जगह बिल्कुल बराबर बराबर स्पेस ऐड होगी तकरीबन। हमें फ़िलहाल मिडल की ऑप्शन काफ़ी रहेगी। और ये सेक्शन के लेवल पे मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये ऑप्शन कैसे काम करती है और ये कॉलम के लेवल पे कैसे काम करती है। तीसरा सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया। अभी अगर इस सेक्शन को मैं अपनी मर्ज़ी की एक हाइट देता हूँ, यहाँ डिफ़ॉल्ट की जगह मिनिमम हाइट में इसे ये 400 पिक्सल की वैल्यू ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सेक्शन में हर कॉलम जो है वो यहाँ सेंटर में ही आ रहा है। और कॉलम की जो ये डॉटेड लाइन है, ये इस कॉलम के ओवरऑल एरिया को इंडिकेट कर रही है। और इसके ऊपर और नीचे जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो इस वजह से है क्योंकि सेक्शन की हाइट जो है वो 400 पिक्सल है और इस कॉलम की हाइट साथ वाले कॉलम की वजह से सिर्फ इतनी है जितनी इस इमेज की हाइट इस कॉलम में बन रही है, और उसके साथ ही जो इर्द गिर्द इमेज के स्पेसिंग है वो मिला के। अब अगर हम यहाँ पे कॉलम पोजीशन को टॉप करके देखें तो ये देखें, वो जो ऊपर वाली स्पेस थी वो भी नीचे आ गई है और सेक्शन की हाइट पूरी 400 पिक्सल ही है। इसे अगर हम यहाँ पे अब बॉटम करते हैं तो भी आप ये देख सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। और कॉलम पोजीशन को हम यहाँ स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अब कॉलम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक यहाँ पे स्ट्रेच हो रहे हैं और उनके बीच में कंटेंट की जो ऑप्शन है वो अलाइनमेंट है वो इस वर्टिकल अलाइन से सेट हो रही है। डिफ़ॉल्ट, टॉप, मिडल, बॉटम। कॉलम बजाते खुद ऊपर से नीचे तक स्ट्रेच हुए हुए हैं। कॉलम को हम मिडल ही पे रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस, बल्कि कॉलम को हम करते हैं स्ट्रेच। और मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है ये मिडल में आए वर्टिकली और इस कॉलम का जो कंटेंट है वो टॉप पे आए। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? उसके लिए हमें इस सेक्शन के लेवल पे वर्टिकल अलाइनमेंट को डिफ़ॉल्ट ही रखना है और कॉलम के लेवल पे, कॉलम के इस आइकन पे क्लिक करने के बाद इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करना है। जिस तरह ये हम टॉप रहने देते हैं और इस इमेज के लिए हम ये मिडल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखें ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से टॉप अलाइनमेंट मैनेज कर सकते हैं आप। अब हम इस सेक्शन को एक बैकग्राउंड दे देते हैं। सेक्शन के स्टाइल टैब में आते हैं। यहाँ बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर और शेप डिवाइडर्स वो होते हैं जो दो सेक्शन के दरमियान में वेव्स या जिगजैग या इस तरह के पैटर्न्स आप डिज़ाइन के लिए डालना चाहते हैं।
और टाइपोग्राफी के यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस सेक्शन के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसकी क्या सेटिंग्स हों वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हम ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ बैकग्राउंड में आके हम क्लासिक पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। और उस कलर को हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ट्विक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें कोई लाइट पर्पल टाइप का कलर सेलेक्ट कर लेना चाहिए, फ़िलहाल ये ठीक है। तो इस तरह से हम हर सेक्शन के बैकग्राउंड को इंडिपेंडेंटली सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट की ऑप्शन भी है जिसमें एक कलर से शुरू होकर दूसरे कलर तक की एक फेड हुआ इफेक्ट आता है। और ग्रेडियंट की टाइप आप लीनियर या सर्कुलर रेडियल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस एक एक करके तो डिस्क्राइब करना उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे ज़्यादा सीख सकेंगे। तो मैं आपको ये इनकरेज करता हूँ कि आप इन तमाम ऑप्शंस को प्रैक्टिस करें। इसी तरह सेक्शन के बैकग्राउंड में हम वीडियो या स्लाइड शो भी डाल सकते हैं एक से ज़्यादा इमेज का, या क्लासिक में आके हम कोई बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं जो इस सेक्शन का बैकग्राउंड इमेज होगा। और ये देखें इस पूरे सेक्शन पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी कॉलम पे हम बैकग्राउंड सेटिंग्स अप्लाई करें तो उसके लिए हमें सेक्शन के बैकग्राउंड को चाहे तो रहने दें चाहे तो रिमूव कर दें। हम इमेज रिमूव कर देते हैं और इस सेक्शन पे कॉलम पे आके हम इसके स्टाइल के टैब से एक और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ भी हम कोई इमेज अप्लाई कर देते हैं जैसे कि ये है। और इस इमेज की यहाँ पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट वगैरह की ऑप्शन हैं। ये भी हम ज़्यादा डिटेल में जब इस्तेमाल करेंगे तब देखेंगे जिस ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ी। फ़िलहाल मैं कवर की ऑप्शन कर देता हूँ। ये इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्शन में दिखाता है, यानी इमेज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे दिखाया जा सके वो सेट करता है। और पोजीशन हम कर देते हैं सेंटर। अच्छा, सो ये इमेज फोरग्राउंड में है। ये एक इमेज का विजेट हमने प्लेस किया और ये जो इमेज है इसका कोई विजेट नहीं है, ये सेक्शन के बैकग्राउंड के तौर पर इमेज सेट हुआ है। अब हम इस पेज को यहाँ से अपडेट करके पहले तो इसी पेन में देखते हैं। मैं इस एडिटर को हाइड कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये पेज कैसा नज़र आ रहा है। अब हम इसे फ्रंट एंड पे देखते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देना चाहिए जैसा हमें यहाँ बैक एंड में दिखाई दे रहा है। कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। ये फ़ायदा है एलिमेंटर जैसे एडिटर का इस्तेमाल करने का कि हमें प्रीव्यू के लिए बार बार फ्रंट एंड में नहीं जाना पड़ता। और यहाँ हमारे पास और भी एक बहुत मज़े का फ़ीचर मौजूद है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इस तमाम कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस क्लोज़ बटन के ज़रिए। और ये प्लस आइकन के साथ एक फ़ोल्डर का आइकन है, मैं उसे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ब्लॉक्स और पेजेस और माय टेम्पलेट्स की ऑप्शंस आ रही हैं। ब्लॉक्स में आपको पहले से कॉन्फ़िगर हुए ऐसे कंटेंट के छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे जिन्हें लेआउट के कह लें, उसमें कंटेंट भी सैम्पल के तौर पे ऐड हुआ है जिन्हें आप पेज में कहीं भी एक सेक्शन के तौर पे डाल सकते हैं। कुछ ब्लॉक्स हैं जो एक सेक्शन से ज़्यादा हैं और कुछ ब्लॉक्स हैं जो एक ही मेन सेक्शन है उसके बीच में विजेट्स और कॉलम से वो बाकी सेटअप हुए हैं। तो हम यहाँ से एक एक ब्लॉक की मदद से अपने पूरे पेज को बिल्ड कर सकते हैं। ब्लॉक्स की कैटेगरीज हैं जैसे कि अबाउट का ब्लॉक जिसमें आप अपनी कंपनी के या अपनी साइट के बिज़नेस के बारे में या अपने बारे में, अगर आपकी इंडिविजुअल की एक साइट है, वो मालूमात दे सकते हैं। आर्काइव जो है ये हम बाद में देखेंगे। कॉल टू एक्शन से आप यहाँ ऐसा ब्लॉक ऐड कर सकते हैं जिससे यूज़र कोई एक्शन ले, जैसे किसी लिस्ट को सब्सक्राइब करे या किसी प्रोडक्ट के डिटेल के बटन पे क्लिक करे या उसे कार्ट में ऐड करे। इस तरह की ऑप्शंस हैं। और आप इसे एक्सप्लोर करें। क्लाइंट्स का सेक्शन है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स की लिस्ट डाल सकते हैं कंपनीज़ के लोगोज़ वगैरह के साथ। और कॉन्टैक्ट में मैप सेक्शंस और मैप विजिट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के सेक्शंस और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह हैं। FAQ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। फीचर्स की लिस्ट्स हैं जिनमें आप अपनी कुछ सर्विस या ऐप या जो भी आपकी साइट का एक मेन सेलिंग पॉइंट है उसके बारे में यूज़र्स को उसके फीचर्स से आगाह कर सकते हैं। हेडर और फुटर अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। हीरो सेक्शन साइट का अक्सर टॉप का सेक्शन होता है जिसमें आप यूज़र्स को उस पेज के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी कह लें एक प्रीव्यू देते हैं। या
उस पेज का टाइटल, उसका एक छोटा सा कंटेंट, पैराग्राफ, एक बटन और एक इमेज, जो अभी हमने एक सेक्शन बिल्ड करते हुए देखा, वो हीरो सेक्शन कहलाता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सर्विसेज के सेक्शन हैं, प्रोडक्ट्स आर्काइव, प्राइसिंग लिस्ट जो होती हैं अक्सर साइट्स पे, जो मल्टीपल सर्विसेज या एक प्रोडक्ट या सर्विस के मुख्तलिफ वर्जन्स बेच रही होती हैं, वहाँ दिखाई जाती हैं। सब्सक्राइब का सेक्शन है, स्टैट्स हैं जिनमें आप अपनी कंपनी या बिज़नेस के बारे में कुछ नंबर्स यूज़र्स को दिखा सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स के आपके कस्टमर्स या आपके विजिटर्स आपके बारे में क्या कहते हैं। टीम, ये अक्सर अबाउट पेज पे इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनसे एक पेज बिल्ड करना बहुत आसान होता है। हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए एक जल्दी से एक पेज बिल्ड करते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं एक हीरो सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। हमारे इस साइट के अबाउट पेज के लिए कैसा हीरो सेक्शन इस्तेमाल किया जाए। इनफैक्ट हीरो की जगह अबाउट सेक्शन ही से हम इब्तदा कर लेते हैं, क्योंकि हीरो सेक्शन की हमें अबाउट पेज पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए कुछ सिंपल सा सेक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यही सही रहेगा। पहला जो इसमें वाइट वर्जन है, यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करने से डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा, या आप इस पर क्लिक करके इसका एक जूम्ड आउट व्यू भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं। और पहली दफ़ा जब आप कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एलिमेंटर आपको टेम्पलेट लाइब्रेरी से कनेक्ट करने का कहेगा। इसके लिए आप एलिमेंटर की साइट पे अगर अकाउंट आपका नहीं बना हुआ तो वो आपको एक दफ़ा बनाना पड़ेगा, और अगर पहले से बना हुआ है तो वो आप उससे लॉग्ड इन है तो ये आपको कनेक्ट करने का मैसेज आ जाएगा। मैं ये एलिमेंटर को डेटा देने की ऑप्शन को डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर प्लगइन्स जो आपसे डेटा मांगते हैं, मैं नहीं चाहता कि खामखा मैं उन्हें अपनी साइट का या क्लाइंट्स की साइट का कोई ऐसा डेटा दूँ जो देने की ज़रूरत नहीं, उसके बगैर भी काम चल जाता है। तो इन चीज़ों को अक्सर पढ़ लिया करें और उस हिसाब से डिसाइड करें कि आपने इन्हें इनेबल करना है या डिसेबल रखना है। अब मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और ये हमारी साइट एलिमेंटर के हमारे अकाउंट के साथ कनेक्ट हो गई है। ये फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हुए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एलिमेंटर पे अपना एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यहाँ देखें, ये ब्लॉक जो हमने पूरा यहाँ पे इंसर्ट किया था वो इस पेज पे आ चुका है। अब कुछ मज़ीद ब्लॉक्स भी ऐड कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा कंटेंट पेन इस तरह से देखें कि इसके ऊपर आपको कोई और आइटम ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैं अपनी वीडियो का जो पार्ट है ये रिमूव कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं स्क्रीन ओनली पे। तो अब हम यहाँ कुछ और ब्लॉक्स ऐड करते हैं। पहला हमने ये वाइट बैकग्राउंड वाला ब्लॉक इस्तेमाल किया था, तो दूसरा हम कोई ब्लैक बैकग्राउंड वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। अबाउट हो गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये वैसे सर्विसेज वाली साइट तो नहीं है, लेकिन ये पेज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। फिर भी खैर हम टीम का सेक्शन ले आते हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉग है तो इसमें सर्विसेज तो हम कोई एज सच प्रोवाइड नहीं कर रहे। मेनली एक मैगज़ीन साइट है, एक स्टोर होगा इसमें, शॉप और पॉडकास्ट भी होगी, उन चीज़ों को हम देख लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक टीम का सेक्शन इंसर्ट कर लेते हैं। ये हम ब्लैक वाला यहाँ से चूज़ कर लेते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट रहे। ऊपर एक वाइट ब्लॉक है, उससे नीचे एक ब्लैक है। मैं बाद में इस पेज को पूरा रीबिल्ड भी करूँगा, ये तो सिर्फ आपको एलिमेंटर दिखाने के लिए है। तो ये देखें, इस सेक्शन की मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये सेक्शन तो 3 कॉलम ही है। मुझे अभी कोई ऐसा सेक्शन ऐड करना होगा जिसमें इनर सेक्शन भी हो, ताकि मैं आपको इनर सेक्शन की एक मिसाल भी दिखा सकूँ। 3 के बाद हम टेस्टिमोनियल्स देखते हैं। नहीं, टेस्टिमोनियल्स में शायद इनर सेक्शन, हाँ इस वाले में इनर सेक्शन का इस्तेमाल है। तो ये मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टॉप लेवल पे एक सेक्शन है और इसके बीच में ये एक और सेक्शन है, और इस सेक्शन के साथ प्लस का आइकन नहीं है। इस ऊपर वाले सेक्शन के साथ यहाँ क्रॉस और प्लस दोनों का आइकन है। प्लस का ये मकसद है कि आपने किसी सेक्शन से ऊपर अगर एक और सेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए आप उसे इस्तेमाल करेंगे, और क्रॉस से इसे आप डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरा सेक्शन है, ये इस बड़े सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन के बीच में डायरेक्टली कॉलम शुरू हो जाते हैं और हम ये नहीं कर सकते कि सेक्शन में टॉप लेवल पे एक
एक सेंट्रल हेडिंग हो और उसके नीचे उसी सेक्शन के कॉलम शुरू हों, क्योंकि अगर हम इस सेक्शन के बीच में ही अगर दो कॉलम डालते हैं या कॉलम पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम, तो देखें ये एक कॉलम में हेडिंग के साथ उस कॉलम का कंटेंट भी इस साइड पे आ गया और दूसरी तरफ ये कॉलम है। ये जो टॉप वाला एरिया है ये पैडिंग है इस सेक्शन की। अगर हम एडवांस सेटिंग्स में जाके देखें तो ये ऊपर इसके 100 पिक्सल और नीचे 100 पिक्सल ये पैडिंग का है। पैडिंग का मकसद ये होता है कि किसी सेक्शन के अंदर उसके कॉलम्स के दाएं बाएं या ऊपर नीचे हम कोई स्पेस डाल सकें। और मार्जिन भी एक चीज़ होती है, उसका मकसद होता है कि सेक्शन के बाहर उसके आसपास वाली चीज़ों के दरमियान, यानी इस सेक्शन के ऊपर अगर एक और सेक्शन है तो इन दोनों सेक्शंस के दरमियान में हम मार्जिन का एरिया डाल सकें। ये पैडिंग और मार्जिन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कंटेंट का बॉर्डर वो बॉक्स बनाता है जिसके अंदर वो पूरा एक एलिमेंट है, तो उसके बाहर होगी मार्जिन और उसके अंदर होगी पैडिंग, और पैडिंग के अंदर होगा कंटेंट। यानी सबसे बाहर मार्जिन है, फिर बॉर्डर है, फिर पैडिंग है, फिर कंटेंट है। ये HTML का एक कोर कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यहाँ टॉप पे सेंट्रल अलाइन करके ये हेडिंग डालना चाहें और उसके नीचे हम कॉलम लेआउट डालना चाहें, तो उसके लिए हम टॉप लेवल के सेक्शन में कॉलम्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। आप राइट क्लिक मेन्यू की ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें, इनसे खेलें, आपको पता चलेगा कौन कौन सी ऑप्शन क्या क्या करती है। और उसके लिए हमें ये यहाँ पे एक इनर सेक्शन का विजेट मौजूद है, वो डालना पड़ता है। वो हम किसी भी सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। फिर वो विजेट उस सेक्शन के अंदर ही एक और विजेट की सूरत में भी काम करता है, लेकिन वो ऐसा विजेट है जिसके बीच में कॉलम्स मौजूद है और उनमें आप मज़ीद विजेट्स डाल सकते हैं। जिस तरह इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डाल सकते हैं। तो इस सेक्शन में, इस ब्लॉक में एक इनर सेक्शन पहले से मौजूद है जिसमें ये कस्टमर रिव्यूज़ टाइप का कंटेंट है। तो और आखिर में हम अपने अबाउट पेज पे एक और सेक्शन डाल लेते हैं। देखते हैं वो कौन सा सेक्शन। कॉन्टैक्ट तो हम कॉन्टैक्ट पेज पे डालेंगे। टीम हो गया, सर्विसेज हम मुहैया नहीं कर रहे यहाँ पे, पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है, हेडर फिटर हम बाद में देखेंगे। FAQ, हाँ, तो FAQs का एक सेक्शन डाल लेते हैं ताकि जो यूज़र अबाउट सेक्शन पे आए वो हमारी इस साइट, हमारी कंपनी के बारे में जो अक्सर सवालात पूछे जाते हैं या उनके जहन में आ सकते हैं, उनके जवाबात उन्हें आसानी से मिल सकें। ये दोनों मुझे पसंद आ रहे हैं, ये तीनों पसंद आ रहे हैं। इनमें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा स्टाइल्ड है और हम ये वाला जो है ये निस्बतन कम स्टाइल्ड है। नहीं, इसमें भी कुछ हद तक स्टाइलिंग है। मैं चाहता हूँ कम से कम स्टाइलिंग वाला कोई सेक्शन इस्तेमाल करूँ यहाँ पे। तो ये मुझे सबसे कम स्टाइल लग रहा है, बहुत सिंपल है। हाँ, ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा एक अबाउट पेज देखें कितनी आसानी से बन गया। और ये टॉप पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको दिखाई दे रहा है इस पेज का टाइटल, उसे भी हम यहाँ इन सेटिंग्स में आके, ये इस पेज लेवल की सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स में आके हाइड टाइटल पे क्लिक करके उसे डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पेज लेआउट भी हम सेट कर सकते हैं। मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ और आपको पेज लेआउट के ऑप्शंस दिखाता हूँ। तो अक्सर जो थीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो पूरा एज टू एज विड्थ का नहीं होता। उसमें कंटेंट का लेआउट, जैसे हमने देखा जब हम केडेंस की ऑप्शन से खेल रहे थे, तो हमने देखा कुछ लेआउट्स में कंटेंट के इर्द गिर्द थीम बहुत ज़्यादा पैडिंग ऐड करता है, कुछ केसेस में एक पैडिंग वाला बॉक्स ऐड करता है और उसके इर्द गिर्द फिर एक और एम्प्टी सा बॉक्स जिसका बैकग्राउंड कलर मुख्तलिफ होता है वो भी ऐड करता है। तो हम नहीं चाहते कि जो पेज बिल्डर से हम पेजेस बना रहे हैं उनमें हमारे थीम की तरफ से शामिल की गई दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा पैडिंग या एक्स्ट्रा कोई बॉक्सेस या एक्स्ट्रा मार्जिन्स वो आए। हमें यहाँ बिल्कुल हेडर के नीचे और फुटर के शुरू होने तक एज टू एज कंप्लीट एक्सेस चाहिए, जिसे हम पेज बिल्डर के ज़रिए ही उस पेज में बना सके। तो उसके लिए एलिमेंटर एक टेम्पलेट मुहैया करता है, एलिमेंटर फुल विड्थ। आप पेज लेआउट के टेम्पलेट के तौर पे उसे सिलेक्ट कर लें या उसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और ये ऑप्शन ग्लोबल लेवल पे सेट करें। उसे भी हम देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे मेन्यू आइकन है इस पर क्लिक करने पे यहाँ साइट सेटिंग्स का एक सेक्शन है। आप अगर उसमें आएँ तो यहाँ कुछ ग्लोबल ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जैसे लेआउट की ऑप्शन है।
या आप कंटेंट के एरिया की विड्थ सेट कर सकते हैं कि साइट पे जो कंटेंट किसी भी एरिया में डाला जा रहा है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं ये HQ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके दोनों तरफ जो खाली स्पेस है वो इस वजह से कि कंटेंट की विड्थ इतनी है जितनी में सिर्फ और सिर्फ ये इस एज के स्टार्ट से लेके इस कॉन्टैक्ट के एंड तक का कंटेंट आ सके। ये विड्थ है 1140 पिक्सल्स और ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक 1140 ही बनता है क्योंकि मेरी स्क्रीन की विड्थ है तकरीबन 1920, तो उस हिसाब से देखें तो ये इतना ही बनता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपनी साइट के लिए 1320 कर दूँ और अपडेट करूँ। अभी इस पेज को हम रिफ़्रेश करें तो देखेंगे कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी एक और वजह है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी ये एक ऑप्शन सेट हो गई है और ये अभी हमारा कंटेंट का लेआउट भी सेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप वो चीज़ देख सकते हैं, अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो कंटेंट बीच में आ रहा है, इसकी विड्थ जो है वो 1320 पिक्सल है। इसे अगर मैं मिसाल के तौर पे 1320 की जगह आपको ज़्यादा फ़र्क दिखाने के लिए 920 करता हूँ और अपडेट करता हूँ। अब इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये जो कंटेंट का सारा एरिया है ये बिल्कुल स्क्वीज़ होके इसी 920 की विड्थ के अंदर अंदर ही सब कुछ रहेगा। इसके इर्द गिर्द सेक्शंस का बैकग्राउंड आ सकता है, अगर इस सेक्शन का आपने इमेज बैकग्राउंड रखा होता तो वो पूरा एज टू एज आ रहा होता, लेकिन जो कंटेंट का एरिया है वो इतना ही रहेगा। ये एक अच्छी ऑप्शन है। और विजेट्स के बीच में स्पेस कितनी होगी बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ये जो दो विजेट्स हैं इनके दरमियान में ये कितनी स्पेस होगी, या ऊपर नीचे एक विजिट के नीचे, बल्कि ये तो कॉलम की स्पेसिंग है, आप एक विजिट के नीचे दूसरा विजिट जब ड्रॉप करते हैं एक ही कॉलम में तो उनके बीच में कितनी स्पेस होगी। जिस तरह यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग का विजिट है, इसके नीचे ये एक टेक्स्ट का विजिट है, इन दो के बीच में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी स्पेस है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे भी 20 ही रहने देते हैं। और यहाँ डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट में हम चूँकि चाहते हैं कि हम ये पूरी साइट ही एलिमेंटर से बनाएंगे, इसलिए एलिमेंटर का फुल विड्थ टेम्पलेट हमें एक एक पेज पे जाके सिलेक्ट ना करना पड़े, वो डिफ़ॉल्ट तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाए जितने भी हम नए पेज बनाएंगे उन पे। पुराने पेजेस पे शायद हमें एक एक दफ़ा जाके सेट करना पड़े, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम वापस आके यहाँ से कुछ और ग्लोबल सेटिंग्स भी देख लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ हम फीचर्ड इमेज यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और पेज को ड्राफ्ट या प्राइवेट या पब्लिश या पेंडिंग रिव्यू के तौर पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। और पेज लेवल की स्टाइलिंग, पेज की बॉडी का बैकग्राउंड, उसकी बॉडी की पैडिंग, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इन ऑप्शन से भी आप खेलें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और एडवांस ऑप्शंस के लिए अभी हमें प्रो एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने नहीं किया, वो भी अभी हम देख लेते हैं क्योंकि उसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करते हैं। के लिए हम प्लगइन्स में एलिमेंटर प्रो, लेट मी सी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं। इंस्टॉल नहीं है तो ठीक है, सबसे पहले उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास उसकी फ़ाइल डाउनलोडेड मौजूद है। अपलोड प्लगइन और इंस्टॉल नाउ। और इसे हम कर लेते हैं एक्टिवेट। अब हमें एक दफ़ा फिर अपने इस प्रो के लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए एलिमेंटर की साइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसका भी वही तरीका है जो हमने पहले जब डिज़ाइन इंपोर्ट करते हुए कनेक्ट किया था तो देखा था। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो खैर फिर तो आपके पास एलिमेंटर प्रो की डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल भी मुझसे नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि वो आपने किसी और तरीके से लिया है। तो इसे हम यहाँ एक्टिवेट करेंगे और अब हम एलिमेंटर प्रो के फ़ीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। के लिए मैं इस पेज को एक दफ़ा रीलोड करता हूँ ताकि एलिमेंटर प्रो के जो फ़ीचर्स पहले लॉक्ड थे वो अनलॉक हो जाएं और वो हमें अवेलेबल हो जाएं। अब आप यहाँ विजेट्स में देखेंगे बेसिक के अलावा प्रो आइटम्स भी मौजूद हैं। ये पहले लॉक्ड थे, अब ये अनलॉक हो चुके हैं। अब हम इनमें से कोई भी ड्रैग करके यहाँ कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी से कन्फिगर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ
मैं आपको फिर से इनकरेज करता हूँ, आप इन तमाम विजेट्स को एक सैम्पल पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनकी ऑप्शन से खेलें और एक्सप्लोर करें, आपको एक एक का आइडिया होता जाएगा। बाकी हम इनमें से काफ़ी को इस साइट बनाते हुए इस्तेमाल भी करेंगे और वो इस्तेमाल करते हुए आप उनके बारे में सीखेंगे। ये कुछ मैं जनरल ऑप्शंस पहले आपको बताना चाह रहा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स का पता चले कि सेक्शंस क्या हैं, पैडिंग और मार्जिन्स वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है, और सेक्शंस में कॉलम्स क्या हैं, इनर सेक्शंस क्या हैं, उनमें विजिट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें चंद अब आपको पता चल चुकी हैं। अब हम अपनी असल साइट सेटअप करना शुरू करते हैं।